लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कर लिया था। आज हम चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना। ठीक है। अच्छा, चैप्टर 6 के अंदर बेसिकली हमारे पास चैप्टर 6 का जो नाम है वो क्या कहते हैं, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर से रिलेटेड काम है इसमें। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर, कोई भी नम इक्वल्स टू 5। सही है। अच्छा, अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी अगर आपको क्या कहते हैं नंबर की वैल्यू अगर अपडेट करवानी हो तो आप क्या कहोगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 5। ठीक है, तो नंबर में क्या आ जाएगा, अब 10 आ जाएगा, है ना। ये तो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। अच्छा, अब इसी चीज़ का एक शॉर्ट हैंड भी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप ये इस सारे की जगह नंबर प्लस इक्वल्स टू 5 भी कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पुरानी वैल्यू को उठाएगा, उसमें एडिशन करेगा और उसके बाद उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर भी करवा देगा। तो अगर अभी हम देखें कि नंबर में क्या पड़ा हुआ है, तो हम ये नंबर में क्या मिल जाएगा, 10। सही है भाई। अच्छा, अब बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे पास जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, हमें अक्सर नंबर्स के अंदर क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट करनी पड़ती है 1 बाय 1 या डिक्रीमेंट करनी पड़ती है 1 बाय 1। जैसे अगर आपने कोई लिस्ट बनानी है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप एक एक करके नंबर को बढ़ाते जाओगे वैल्यू को, ऐसे ही है ना। तो उस टाइम पे हमारे पास अक्सर ये वाला काम ऐसा होता है कि हमें काम करना पड़ता है नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, फिर नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, फिर नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, ऐसे ऐसे वैल्यू अपडेट होती जाती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें इससे भी ज़्यादा एक अच्छा तरीका देता है। ठीक है, वो क्योंकि हाँ ये काम बार बार रिपीट होता है, इस वजह से जावास्क्रिप्ट कहता है कि बजाय आपके कि आप ये वाला काम करें, आप नंबर प्लस प्लस कर दें, नम प्लस प्लस। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं। अब ये जो नम प्लस प्लस है, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हमेशा जितनी बार भी आप ये नम प्लस प्लस लिखोगे उतनी बार एक नंबर ऐड होता जाएगा। यानी वो जो नम की वैल्यू पहले 5 थी, बाद में क्या हो जाएगी, 6। इसी तरीके से नम प्लस प्लस एक बार रखूँगा और बार लिखूँगा तो वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, और जैसे हमने प्लस प्लस लिखा है वैसे ही हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। इस माइनस माइनस में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगी और एक यानी सिंगल जो हमारे पास एक 1 जो होता है उसकी डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो वो 5 से क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 4। अगर हम देखना भी चाहें तो देख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। ठीक है, और प्लस प्लस के टाइम पे 6। ठीक है, सही भाई। अगर 1 से ज़्यादा करवाना हो तो फिर वही पुराना वाला तरीका, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, या माइनस इक्वल्स टू, जो भी है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू सब चलता है। लेकिन ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस से सिर्फ यही होगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते, डिवाइड डिवाइड नहीं लगा सकते। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, वो भी सिंगल वैल्यू की। सही है भाई, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, इंक्रीमेंट के अंदर भी और डिक्रीमेंट के अंदर भी। पहली होती है प्री इंक्रीमेंट और दूसरी होती है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ये बताइए पोस्ट इंक्रीमेंट की। अच्छा, प्री का मतलब क्या होता है पता है किसी को, पहले। ठीक है, जैसे प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग से पहले की पढ़ाई को प्री इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पोस्टमार्टम यानी मरने के बाद। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे पोस्ट का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो प्री और पोस्ट का जो वर्ड है ये आपने याद रखना है कि कब प्री का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, कब पोस्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीका भी है इसको पहचानने का कि कहाँ पे कब कौन सी इंक्रीमेंट हो रही है। अभी जो मैंने इंक्रीमेंट की हुई है यहाँ पे जो एग्जांपल हमारे सामने, ये पोस्ट की एग्जांपल है।
ठीक है। पोस्ट वाले में क्या होता है, ये जो प्लस प्लस वाला साइन है ये वेरिएबल के नाम के बाद लगता है और प्री में पहले लगता है। ठीक है, ये प्री इंक्रीमेंट है, और यानी अगर मैं प्लस प्लस नम लिखूँ तो वो क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट, और नम प्लस प्लस लिखूँ तो पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, प्री इंक्रीमेंट के अंदर और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फ़र्क है हम आगे देखेंगे। पहले मैं बता दूं, ये जो डिक्रीमेंट है वो भी इसी तरीके से दो टाइप्स होती हैं उसकी भी, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। यानी अगर मैं लिखता हूँ -9 तो वो क्या होगा, प्री डिक्रीमेंट। सबकी आवाज़ आनी चाहिए एक साथ, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ नम माइनस तो क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये वाली लाइन को ख़त्म कर रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे अगर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ प्लस प्लस नम अलर्ट के अंदर ही, ठीक है, तो मेरे पास अभी रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 6 आएगा। ठीक है। अभी ये मेरे पास जो वैल्यू थी, अभी मैंने यहाँ पे क्या, कौन सी इंक्रीमेंट की हुई है, प्री। अब मैं इस प्री को बना रहा हूँ पोस्ट। अब क्या होगा, 5 आएगा। ठीक है। अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में होता क्या है, बेसिकली प्री इंक्रीमेंट के अंदर जो आपके वेरिएबल के अंदर जो अच्छा, यहाँ पे अभी हमने अलर्ट के अंदर ही इंक्रीमेंट करवा दिए है ना, अलर्ट के अंदर ही इंक्रीमेंट करवाइए ना, तो अभी वो हमें दो काम कर रहा है, वो हमें वैल्यू दे भी रहा है अलर्ट के अंदर जो शो हो रही है वैल्यू, ठीक है, वो दे भी रहा है और साथ साथ अपडेट भी कर रहा है। ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि पहले अपडेट करता है वैल्यू को और उसके बाद वैल्यू ला के देता है। सही है। इस वजह से जब हमने प्री इंक्रीमेंट लगाई थी तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, क्यों, क्योंकि अपडेट पहले ही हो गई थी। सही है। जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू पहले ला के दे देता है और अपडेट बाद में करता है। ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिली वो कौन सी वैल्यू मिली, पुरानी वैल्यू। तो उस टाइम पे हमारे पास फिर क्या आ गया, 5। अगर यही नम प्लस प्लस अगर मैं नेक्स्ट इससे पहले वाली लाइन में करूं तो क्या होगा, या बल्कि मैं काम करता हूं, एक अलर्ट यहाँ भी चलाता हूं और एक बाद में भी नम की वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है मेरी, यहाँ पे मेरे पास पहला जो अलर्ट चलेगा उसमें मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, और तीसरे वाले में सेकंड वाले में 6। पहले में हमारे पास 5 आई, इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है मेरे पास पुरानी वाली आई है, और दूसरे वाले में मेरे पास 6 आई, यानी अब वैल्यू मेरे पास अपडेट हो चुकी है। ठीक है। यानी उसने हमें वैल्यू देने के बाद अपडेट भी कर दिया था। सही है भाई, क्लियर है। बिल्कुल सेम यही चीज़ जो है वो हमारे पास डिक्रीमेंट के अंदर भी चलेगी। सही है। डिक्रीमेंट के अंदर अगर हमने यहाँ पे अगर मैंने इसको माइनस माइनस करवाया है तो मेरे पास पहले वाले अलर्ट में क्या वैल्यू आएगी, पहले वाले अलर्ट में आएगी वैल्यू 5। ठीक है, क्योंकि पुरानी वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद अपडेट हुई हुई वैल्यू मुझे मिलेगी सेकंड अलर्ट में, यानी 4। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है और उसकी वैल्यू है 5। ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको कहा प्लस प्लस नम माइनस माइनस, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 6 आया आंसर। ठीक है। अब क्यों 6 आया, क्योंकि यहाँ पे जो डिक्रीमेंट है वो हमारी पोस्ट है। ठीक है। तो हमें वैल्यू कहाँ तक की मिलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारे पास 5 के बाद वैल्यू हमारे पास हो गई थी 6, और फिर यहाँ पे 5 दोबारा हुई है लेकिन हमें वैल्यू पुरानी ही मिलेगी, इस वजह से हमारे पास अलर्ट में आया 6। ठीक है। हाँ, अगर मैं एक और अलर्ट नीचे चला दूँ, अब यहाँ पे क्या मिलेगी, नम की वैल्यू 5 मिलेगी, 6 फिर 5। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस लगा दूँ, अब क्या होगा, बैठ के ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। नम के अंदर क्या रखा हुआ है, 5, प्लस प्लस नम है यानी प्री इंक्रीमेंट है, यहाँ तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है प्री इंक्रीमेंट के अंदर। ठीक है। यहाँ तो वैल्यू 6 होगी, हर कंडीशन में 6 होगी। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आती है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर वैल्यू कम होगी लेकिन वैल्यू मिलेगी वही वाली, तो हमारे पास इस वाले में क्या आना चाहिए, 6।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू 6 है लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है 5। अब 5 के अंदर अगर हमारे पास प्री इंक्रीमेंट हो जाता है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, तो हमारे हिसाब से 6 आनी चाहिए। अब ब्राउज़र के हिसाब से भी आ रही है या नहीं देखते हैं। पहले वाले में है 6, दूसरे वाले में भी 6। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये जो num माइनस माइनस है इसको मैं var num2 के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। अब क्या होना चाहिए, 11 आना चाहिए। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 5 रखा हुआ था, 5 के अंदर प्लस प्लस नम हुआ यानी वैल्यू हो गई उसकी 6। ठीक है। अच्छा ये नम माइनस माइनस है यहाँ पे लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से num2 के अंदर क्या जाना चाहिए, 6 या 5, क्या जाना चाहिए 5 जाना चाहिए 6। देखो पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसने जो वैल्यू दी होगी क्या दी होगी, पुरानी वाली वैल्यू दी होगी। पुरानी वाली वैल्यू में क्या था 6 था, तो यहाँ पे आ गया 6 12। क्यों आया 12, मेरे ख्याल से अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है ना। यहाँ प्लस प्लस नम में वैल्यू क्या रखी हुई है 6, num2 के अंदर वैल्यू क्या गई 6। ठीक है। अच्छा अब ये प्लस प्लस नम है, सही है, लेकिन नम की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पे 5, प्लस प्लस नम के बाद वो क्या हो गई दोबारा 6 प्लस 6। अच्छा अब ये चीज़ प्रैक्टिस मांग रही है। ठीक है, प्रैक्टिस मांग रही है आपसे, आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, 1 से 1.5 घंटे प्रैक्टिस करो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंट 3-4 आपको बताए ना, आप इसमें बढ़ाते जाओ, उसमें 20-25 लाइन तक चले जाओ, बैठ के दिमाग में हिसाब लगाओ क्या फ़ाइनल नंबर बनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्या कहते हैं अपने आप को ट्रेन करो इस चीज़ के अंदर। अच्छा यहाँ पे वो बॉड मास वाली जो चीज़ें थी हमने लास्ट क्लास में देख ली थी ना, ये वो चीज़ें आ रही हैं इसमें। अच्छा फिर वो आ गया हमारे पास अब कॉन्केटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा नहीं होता लेकिन जावास्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल टेक्स्ट है जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है हेलो, और आपके पास एक और है टेक्स्ट 2 कर लेते हैं इसको। अच्छा अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, एक हमारे पास होता है जैसे अलर्ट होता है ना वैसे ही होते हैं हमारे पास console.log। ठीक है। अच्छा अलर्ट जो है वो तो बॉक्स बना के दिखाता है ना, ये क्या करेगा बेसिकली जब आप यहाँ पे अपने पास ये डेवलपर टूल्स खोलेंगे F12 से तो आपके पास एक कंसोल का टैब आता है, वहाँ पे आपके पास वो प्रिंट करवा देगा console.log के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी इसको रिलोड करता हूँ तो ये इसने मुझे हेलो वर्ल्ड लिखाया। ठीक है, अब इससे आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है प्लस लगा के आप एक और स्ट्रिंग दे देते हो तो फिर वहाँ पे फिर एडिशन नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे फिर कॉन्केटिनेशन होगी, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है, कॉन्केटिनेशन का मतलब पता है किसी को, जोड़ देना, मिला के लिख देना। ठीक है, मिला देना, ये चीज़ ये इसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो कॉन्केटिनेशन में क्या होगा, ये जो 2 स्ट्रिंग्स हैं ये सारी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, दोनों मिल जाएंगी आपस में। सही है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये हेलो वर्ल्ड क्यों बना, वर्ल्ड हेलो क्यों नहीं बना, क्योंकि टेक्स्ट पहले लिखा हुआ है, टेक्स्ट में हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट 2 प्लस टेक्स्ट तो क्या होगा, फिर वर्ल्ड हेलो बन जाएगा। सही है। अच्छा ये जो हेलो के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस लिखी थी, ये जो बीच में स्पेस आ रही थी इस वजह से आ रही थी। अगर आप स्पेस ना रखो तो ये ज़रूरी नहीं है कि बीच में स्पेस दे आपको। ठीक है, कहीं पे भी स्पेस नहीं देगा आपको। सही है। अच्छा ये तो हमारी हो गई सिंपल सी कॉन्केटिनेशन। ठीक है। अच्छा अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो और टेक्स्ट 2 के अंदर मैंने लिख दिया कोई नंबर, अब क्या होगा,
अब एरर आना चाहिए। भाई देखो, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होती है, नंबर और नंबर एडिशन हो जाती है, ठीक है। स्ट्रिंग और नंबर का कैसे मैच होगा, देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ रीलोड करते हैं, हमारे पास आ गया हेलो 5। क्यों आया हेलो 5? बेसिकली जब भी आप किसी भी नंबर को स्ट्रिंग के साथ ऐड करवाने की कोशिश करते हो तो वो ऐड नहीं होता, वो कॉन्केटिनेट हो जाता है, ठीक है। कॉन्केटिनेट कैसे होता है? बेसिकली कॉन्केटिनेट ऐसे होता है कि जावास्क्रिप्ट ये जो नंबर है आपका, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। वो ऐसे उसको समझने लगता है, ठीक है। दोनों जगह नंबर हो तो फिर तो एडिशन होती है ना, ठीक है। अब जब आपका नंबर इस फॉर्म में आ गया ना, तो अब आप इसमें कुछ भी काम नहीं करवा सकते, ठीक है। वो अब जावास्क्रिप्ट के लिए स्ट्रिंग बन गया, वो उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा, सही है। इस वजह से वो क्या करता है, पहले उसको टेक्स्ट की तरह अब समझने लगता है और फिर उसके साथ कॉन्केटिनेशन करवा देता है। क्लियर है भाई? अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक नंबर भी है, अब क्या होना चाहिए? हेलो 5 आएगा, क्यों? हेलो 10 क्यों नहीं होगा? 5 + 5 तो 10 हो गया ना। क्या कह रहे हैं? चलो पहले देखते हैं चला क्या। हेलो 5, ठीक है। अब हेलो 5 क्यों आया? देखो, जब भी अब आप एडिशन शुरू करते हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ऐड करो 5 + 5 + 5, आप क्या करोगे? पहले इन दोनों को ऐड करोगे, जो आंसर निकलेगा उसमें 5 और ऐड करोगे। 5 + 5 10 करोगे, फिर उसमें 5 ऐड करके 15 करोगे ना। तो इसने भी क्या किया, इसने पहले टेक्स्ट और टेक्स्ट 2 को ऐड किया, ठीक है। हेलो और 5 को ऐड किया, रिजल्ट क्या आया हमारे पास? हेलो 5, जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। हेलो 5 के अंदर एक और 5 ऐड होने जा रहा है, नंबर प्लस स्ट्रिंग, वही वाली बात हो गई। तो फिर वो जो 5 है वो भी उसी की तरह आके कॉन्केटिनेट हुआ, वहाँ पे एडिशन नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैंने काम कुछ इस तरीके का किया होता, फिर क्या होता? हेलो 10 आएगा, अब हेलो 5 नहीं आएगा, हेलो 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले पहले अब ब्रैकेट ओपन होंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारे पास 5 + 5 है, और ये ऐड हो सकते हैं, दोनों नंबर्स हैं। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, 5 + 5 10 हुआ, और फिर वो हेलो के साथ कॉन्केटिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये भी देखते हैं कि एक तो पहले इसको हटाते हैं, टेक्स्ट 2 + नम + टेक्स्ट, अब क्या होगा? 5 हेलो, 10 हेलो, ठीक है। क्यों 10 हेलो हुआ? क्योंकि पहले इन दोनों को जब आया, उसने देखा कि टेक्स्ट 2 और नम दोनों के दोनों क्या हैं? नंबर्स हैं। तो 5 + 5 10 हो गया। बाद में स्ट्रिंग आई तो अब क्या होगा? अब कॉन्केटिनेशन होगी। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? प्रॉम्प्ट्स, अच्छा, अब प्रॉम्प्ट्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास अलर्ट होते हैं ना, अलर्ट्स, ठीक है, उसी तरीके से प्रॉम्प्ट्स भी होते हैं। प्रॉम्प्ट में आपके पास एक बॉक्स आएगा, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर पहले आपके पास मैसेज लिखा हुआ था, आपके पास ओके का बटन आता था, ठीक है। ओके पे क्लिक करते थे, बॉक्स गायब हो जाता था। अब आपके पास बॉक्स आएगा, बॉक्स के अंदर एक इनपुट फील्ड मौजूद होगी, जिसमें यूज़र अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यू टाइप कर सकता है, ठीक है। फिर जब आप वो ओके करेगा, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट में, सही है। कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल एक मैंने बनाया, वेरिएबल नेम, ठीक है। मैं यूज़र, जो भी मेरा यूज़र वेबसाइट पे विज़िट कर रहा है, मैं उससे उसका नाम पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट,
और प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने यहाँ पे उसको एक मैसेज देना होता है जिसमें मैं यूज़र को पूछूंगा कि मैं यहाँ पे जो इनपुट फील्ड उसके पास नज़र आएगी उसमें उसने लिखना क्या है, मैं उससे क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं उससे बताऊँगा व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे रीलोड करता हूँ। तो मैंने उसको बताया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। बेसिकली ये जो मेरे पास जो वैल्यू यहाँ से आई थी वो आके सेव हो गई कहाँ पे, नेम के वेरिएबल के अंदर। मैंने अब उस वेरिएबल के अंदर कुछ किया भी नहीं है वेरिएबल के साथ। मैं अगर यहाँ पे console.log करवाऊँ तो मुझे पता चलेगा कि वैल्यू सही आई है या नहीं आई। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो यूज़र ने नाम लिखा है ना, मैं इसको कहूँ कि हेलो हेलो और आगे उसका नाम लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊँगा, कॉन्केटिनेशन करवाऊँगा, यहाँ लिखूँगा हेलो। ठीक है, एक स्पेस भी दे देता हूँ एक्स्ट्रा ताकि उसके नाम के और हेलो के बीच में एक स्पेस रहे। मैं यहाँ पे आता हूँ, वो नाम मुझसे पूछता है, मैं उसको नाम बताता हूँ रेहान, और वो कह रहा है हेलो रेहान। ठीक है भाई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़र से पूछना चाह रहा हूँ कोई नंबर। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर। ठीक है, और नीचे मैं यहाँ पे अब चाह रहा हूँ कि पहले तो मैं देख लूँ कि उसने नंबर लिखा क्या है। ठीक है, सही है। यहाँ पे उसने लिखा व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर, मैंने उसको कहा 5, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 5। कोई मसले वाली बात यहाँ तक नहीं ना, ये तो ईजी है। ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर एक और आप कॉमा लगा के, एक और कॉमा लगा के, याद रखना स्ट्रिंग भी दे सकते हो, प्लस लगा के नहीं, कॉमा लगा के, वरना कॉन्केटिनेशन हो जाएगी। कॉमा लगा के हम देते हैं तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग होती है बेसिकली, यहाँ पे आप अगर कोई वैल्यू ऐसी चाह रहे हो कि जो पहले से वहाँ पे लिखी हुई है, यूज़र सिर्फ एंटर करते हैं वहाँ पे, तो आप ये वाला काम भी कर सकते हो। देख लो 5 पहले से लिखा हुआ है, यूज़र सीधा सीधा ओके भी कर सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू उसको दे दी है 5। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो। सही भाई। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ही जो मेरे पास नंबर आया है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस नंबर के अंदर कुछ एडिशन करवा के यूज़र को दिखा दूँ। ठीक है, जैसे उसने 5 लिखा था, मैं चाह रहा हूँ 5 + 5 10 आ जाए यहाँ पे। सही है भाई, चलना चाहिए। यहाँ पे आया, मैंने उसको 5 ओके किया और मेरे पास आंसर आया 55। क्यों आया 55? देखो, अब प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट के अंदर कोई भरोसा नहीं होता कि यूज़र वाकई में यहाँ पे नंबर ही लिखेगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट टेक्स्ट भी अलाउ करता है, नंबर भी अलाउ करता है, हर चीज़ अलाउ करता है, ऐसा है ना। तो इस वजह से प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू हमें मिलती है हमेशा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वो जो नंबर यूज़र वहाँ पे टाइप कर रहा है वो बेसिकली 5 तो है, लेकिन वो स्ट्रिंग वाला 5 है। सही है। अब अगर हमने एडिशन वहाँ पे इस पर करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है। अब नंबर में कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास तरीके होते हैं 3। पहला तो बहुत सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि आप यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा दें। ठीक है, जब आप मैथमेटिकल ऑपरेटर वहाँ पे लगा देंगे प्लस का, ठीक है, तो वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा उसको नंबर्स के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 5 तो अब मेरे पास वैल्यू आएगी 10। ठीक है, क्योंकि अब मुझे जो 5 मिल रहा है वो नंबर वाला 5 है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया, ये पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैं करूँ num = मेरे पास एक फंक्शन होता है पास इंट का, और इसको मैं पास कर दूँ num की वैल्यू। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करके मुझे देगा। मैंने उसको वापस कहाँ पे स्टोर करवा दिया, num के अंदर, और फिर num + 5 चलाया। सही है भाई, कोई मसले वाली बात? 10। सही है भाई। अच्छा, ये पहला तरीका हो गया % का। दूसरा हमारे पास एक और होता है, कैपिटल N से अगर आप नंबर लिखोगे, नंबर का फंक्शन है आपके पास, इस तरीके से अगर आप करोगे तो भी आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, नंबर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये 3 तरीके हैं।
आपके पास। सही है भाई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने समझ लो कि यहाँ पे मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट को, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो यूज़र है ना मेरा, मैंने उससे पूछा था नंबर, लेकिन उसने लिख दिया हेलो। अब स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को तो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यहाँ पे आना चाहिए एरर, ऐसा है। तो इस वजह से फिर हमारे पास आएगा NaN का मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करने की कोशिश करोगे जो कि पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, नॉट अ नंबर आपके पास एरर आएगा। सही है भाई। अब हमारे पास सबसे मज़े की चीज़ अब तक की जावास्क्रिप्ट में वो शुरू होने वाली है, वो है इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। बेसिकली जब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट का इंट्रो दिया था, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी वेबसाइट के अंदर दिमाग का काम करती है, ठीक है। तो हमारे दिमाग के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। एक तो हमने देख लिया कि मेमोरी, ठीक है, वो इसमें भी है वेरिएबल्स के तौर पे, ठीक है, कि आप वो यहाँ पे भी स्टोर करवा सकते हो। अब जो दूसरा है हमारे पास, वो उसमें जो क्या कहते हैं, हमारे पास ब्रेन का एक काम ये भी होता है कि वो डिसीजन मेकिंग करता है, ऐसा ही है ना, फैसले लेता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हम जो काम कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे जो डिसीजन होते हैं वो सारे के सारे हमारा ब्रेन ले रहा होता है, ठीक है। अब वो जो ब्रेन हमारे जो भी काम कर रहा होता है वो कुछ कंडीशंस की बेस पे काम कर रहा होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इफ एल्स वाला जो काम शुरू हो रहा है बेसिकली, अब हमारे पास वही डिसीजन मेकिंग वाला काम शुरू हो रहे हैं इफ़ के अंदर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप की जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट में यूज़र ने एक नंबर टाइप किया, ठीक है। उस नंबर को मैं चेक करना चाह रहा हूँ और मेरे पास अब 2 काम मैंने करवाने हैं, ठीक है, और दोनों काम होंगे किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़र ने जो भी नंबर टाइप किया वो नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, ऐसा ही है ना, ऑड और इवन पता है ना, ठीक है। तो वो नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र ने कोई नंबर ऑड नंबर टाइप किया है तो मैं ये वाला काम करवाऊँ, और अगर यूज़र ने इवन नंबर टाइप किया है तो मैं ये वाला काम करवाऊँ, ठीक है। तो ये वाला जो काम है, ये वाला काम पॉसिबल होगा डिसीजन मेकिंग के थ्रू, ठीक है। पहले मेरी जावास्क्रिप्ट, पहले मुझे उस नंबर को रीड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर इवन है या नहीं है, या ऑड है या नहीं है, जिस पे भी मैं बना रहा हूँ कंडीशन, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी मेरे रिज़ल्ट आता है उसकी बेस पे मैं अपने काम परफॉर्म करवाऊँगा, सही है। जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इवन नंबर आ रहा है या फिर ऑड नंबर आ रहा है, उसकी बिहाफ पे मैं करना चाह रहा हूँ क्या, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने इवन नंबर टाइप किया है तो मैं चाह रहा हूँ कि console.log में मैं लिखूँ दिस इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। और अगर यूज़र ने ऑड नंबर टाइप किया है तो मैं लिखूँ दिस इज़ एन ऑड नंबर, सही है। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है इफ़ एल्स के थ्रू, ठीक है। इफ़ एल्स नाम से पता चल रहा है, इफ़ का मतलब अगर, और एल्स का मतलब वरना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अगर चेक होगा, अगर वो ठीक है तो काम हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब इफ एल्स पढ़ने से पहले हमें सब एक चीज़ देखनी है, वो हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। बेसिकली बुक के अंदर जो है ना वो चैप्टर्स आगे पीछे हैं, ठीक है। आपके पास पहले इफ एल्स से फिर कंपैरिजन है, लेकिन पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स होने चाहिए। तो हम इफ एल्स से पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, क्योंकि इफ एल्स के अंदर सारा का सारा काम ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स का है, ठीक है। तो अब क्या देखना है हमने, फॉर एग्जांपल ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये होते क्या हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो आपकी किसी भी बात का जवाब हाँ या ना में दे देते हैं, ठीक है। आपने कोई भी बात की, उसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, यानी ट्रू और फॉल्स में चाहिए, यानी कि बुलियन में चाहिए,
बुलियन पढ़े थे ना हमने लास्ट क्लास में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो इस काम के लिए होते हैं आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ ये वेरिएबल दोनों बराबर हैं या नहीं, यानी एक वेरिएबल के अंदर भी एक नंबर रखा हुआ है और दूसरे वेरिएबल में भी एक नंबर रखा हुआ है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल नम, इसमें मेरे पास रखा हुआ है 5 और मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक नंबर है num2 और इसमें भी मेरे पास रखा हुआ है 5, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मुझे नहीं पता कि अभी इन वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन दोनों की वैल्यू का जो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो मेरे पास आंसर आ जाए ट्रू में, और अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो मेरे पास आंसर आ जाए फॉल्स में। तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। मैं कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ दिखाने के लिए आपको console.log लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल नम, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं या नहीं तो मेरे पास उसके लिए होता है ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल्स टू का, ठीक है। कुछ लोग डबल इक्वल्स टू भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपने ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। डबल इक्वल्स टू भी कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है, ठीक है, और ट्रिपल इक्वल्स टू भी, लेकिन मैं ट्रिपल इक्वल्स टू आप लोगों को रिकमेंड करूँगा हमेशा कि आपने ट्रिपल इक्वल्स टू ही यूज़ करना है, ठीक है। डिफरेंस मैं आपको आगे वाली क्लासेस के अंदर समझाऊंगा उसको, ठीक है। बेसिकली अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ ना, तो अगर मैं लिखता हूँ 5 डबल इक्वल्स टू 5 तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 5 ट्रिपल इक्वल्स टू 5 तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। ये फ़र्क है। यहाँ पे जो डबल इक्वल्स टू होता है वहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेक हो रही होती है, टाइप को नहीं देखा जाता। यहाँ पे टाइप भी चेक होती है और वैल्यू भी चेक होती है, यानी दोनों नंबर्स ही होने चाहिए और दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करना चाहिए। इस वाले मेथड से अगर आप काम करोगे तो बहुत एरर्स आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर ना चलते, ठीक है। इस वजह से हमेशा प्रैक्टिस आपकी ट्रिपल इक्वल्स टू वाली होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उसको मैं कर देता हूँ बंद, कहाँ है ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको आया, ठीक है, ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया? दोनों की वैल्यू क्या थी? बराबर थी। अगर मैं इसको कर देता हूँ 6 तो क्या होगा? ठीक है। अच्छा, अब मैं देखना चाह रहा हूँ सिर्फ एक चीज़, वो ये कि मेरे पास ये जो num2 की वैल्यू है ये num1 से num से बड़ी है या नहीं। अगर बड़ी है तो ट्रू आना चाहिए और छोटी है तो फॉल्स। तो मैं क्या करूँगा, num को कर दूँगा मैं यहाँ पे लगा दूँगा लेस देन num2, यानी num जो है वो छोटा है किससे? num2 से, सही है। तो अभी क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए ना, फॉल्स आएगा ना, ट्रू आएगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर ऐसे होता कि num कैपिटल है, बड़ा है num2 से, फिर फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? बेसिकली दोनों में 5 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बताया हुआ है कि num जो है वो बड़ा है num2 से। देखो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 बड़ा है 5 से, बात गलत है ना मेरी? 5 और 5 बराबर होते हैं, बड़े थोड़ी होता है, ठीक है। तो इस वजह से फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 या तो बड़ा है 5 से या फिर बराबर है,
तो फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे इक्वल्स टू का निशान, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ये है कि या तो छोटा है या बड़ा है, और या तो छोटा या बराबर है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब या तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है। सही है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि 50% से ऊपर वाले जो हैं वो सारे के सारे पास हैं, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50% लगाऊंगा, ठीक है। यानी 50% जिनकी एग्जैक्ट 50% है वो भी पास है। सही है। ये हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सिर्फ एक ऑपरेटर हमारे पास रह गया है। जैसे हमारे पास हमने ये वाला ऑपरेटर बनाया था ना कि नम बराबर है नम 2 के, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम ये देखना चाहें कि बराबर नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल्स टू, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल्स टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है। सही है। तो अभी क्या आना चाहिए मेरे पास, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर मेरे पास एक कोई वैल्यू कोई और सी होती, यहाँ पे 10 होता, फिर सही है भाई। अच्छा, ये जो प्रॉम्प्ट वाला जो हमारे पास था, ये मैं वापस लेके आ रहा हूँ नीचे, इसका अब हम इस पर काम करेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया यूज़र से, ठीक है, यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ इफ़ इवन और ऑड चेक, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले बनेगा इफ़। अच्छा, अब इस इफ़ में क्या होगा हमारे पास, इफ़ का सिंटेक्स, ये वाला याद रखना, ये आगे जाके आप लोगों के बहुत काम में आने वाली चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादातर चीज़ों का सिंटेक्स आपको इसी तरह का मिलेगा, पहले राउंड ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो इफ़ का सिंटेक्स भी इसी तरीके से, पहले राउंड ब्रैकेट, सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। सही है। अच्छा, अब राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट अगर यहाँ पे हैं तो दोनों का पर्पज़ होंगे कुछ। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, अपनी कंडीशन, क्या लिखते हैं, कंडीशन। और जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इस पर हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारी शराइत होंगी कि जो भी शराइत हैं वो शराइत पे उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर शर्त पूरी हो जाती है तो उसके बदले में जो काम हमने करना है वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यूज़र ने अगर इवन नंबर टाइप किया है तो मैं यूज़र को बताऊँ कंसोल करके कि दिस इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो मेरी क्लियर है कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, काम क्या करना है, मैंने console.log चलाना है मेरे को, दिस इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन के अंदर हमने चेक करवाना है कि हमारे पास जो नंबर आया है वो इवन है या नहीं है। अच्छा, अब ये जो इफ़ है ना, इफ़ का जो राउंड ब्रैकेट है, ये चलता है बुलियन के ऊपर, किसी भी बुलियन वैल्यू के ऊपर चलेगा, ठीक है। बुलियन वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इवन नंबर कैसे चेक करूँ, किसी को आइडिया है, इवन मॉड्यूलस और 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नम मॉड्यूलस 2, ठीक है, यानी इनका जो रिमाइंडर आता है अगर वो आ जाए 0 तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है पता है, अ नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता, तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। तो कोई भी अभी हमने देखा कि हम रिमाइंडर हमने लास्ट क्लास में देखा था, मॉड्यूलस के थ्रू हम रिमाइंडर निकाल रहे थे, ऐसे ही है ना। तो हम जब रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने नंबर के अंदर मेरे पास रखा हुआ है 10, तो 10 मॉड्यूलस 2, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा उसका 0,
ठीक है, यानी कुछ भी नहीं बचा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मॉड्यूलस निकालूँ किसी भी नंबर का 2 से और अगर उसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। यहाँ मैंने उसको बताया 5 देते हैं अभी इसको, ठीक है, तो कुछ भी नहीं चला। ठीक है, अगर मैं इसको अब देता हूँ 8 तो इसने मुझे बताया दिस इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर मैं चाहूँ कि अगर वो कंडीशन मेरी जो ऊपर है वो फॉल्स हो गई है तो फिर मैं यहाँ पे चला दूँ। जाहिर सी बात है, अगर वो इवन नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑड होगा। तो मैं यहाँ पे चला सकता हूँ दिस इज़ एन ऑड नंबर। 5 दिस इज़ एन ऑड नंबर और 16 इवन नंबर। सही है भाई जी। अगर इसकी जगह देखो, पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे ना चेक करना पड़ेगा। अगर अल्फ़ाबेट डाल दिया गया ना तो फिर हो सकता है कि ये वाली कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाए और वो फिर ऑड नंबर हमें देने लगे ना। देख लेते हैं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ और वो मुझे ऑड नंबर दे रहा है। ठीक है, तो हमें ये वाली बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट के अंदर जब भी आप ये इस तरह का अगर कभी काम करोगे ना तो पहले आप मेक श्योर करोगे कि नंबर जो है वो बेसिकली नंबर ही है या नहीं, नॉट अ नंबर तो नहीं है। ठीक है, वो चीज़ उसके लिए भी हमारे पास आगे चल के हम देखेंगे, उसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया इफ़ एल्स। अच्छा, अब चैप्टर 12 आपका स्टार्ट होगा, इफ़ एल्स इफ और एल्स। ठीक है, इफ़ देख लिया हमने, एल्स भी देख लिया हमने। एल्स इफ क्या होता है बेसिकली, एल्स इफ जो है वो बताता है क्या कहते हैं कि अगर आपके पास पहली कंडीशन वो फॉल्स हुई है तो आप डायरेक्टली वरना एल्स वाली कंडीशन में नहीं जाना चाह रहे, आप देखना चाह रहे हो अच्छा ये वाला है या नहीं, उसके बाद फिर कुछ है तो फिर उसके लिए आती है एल्स इफ। फॉर एग्जांपल, आपके घर वाले सुबह नाश्ता लेने के लिए आपको भेजते हैं और आपको कहते हैं कि भाई हलवा पूरी लेकर आना। ठीक है, तो वो आएगा कहाँ पे, इफ़ में। ठीक है, अगर वो ना मिले तो फिर अंडे ले आना, तो एल्स इफ के अंदर अंडे आ जाएंगे। वो भी ना मिले तो फिर डबल रोटी लेके आ जाना। ठीक है, तो उसके बाद वाला जो एल्स इफ है उसमें आ जाएगा अगर डबल रोटी भी ना मिले तो पराठे ले आना, तो एल्स में आ जाएंगे फिर पराठे। समझ में आ रही है। ठीक है, आपने प्रायोरिटी वाइज चलना है। सबसे पहले आपके घर वालों की प्रायोरिटी क्या थी, उनको क्या खाने का दिल था उनका, हलवा पूरी। ठीक है, तो हलवा पूरी कहाँ आ जाएगी, इफ़ में। सही है, अगर हलवा पूरी नहीं मिलती सेकंड प्रायोरिटी क्या है, अंडे। अंडे आ जाएंगे पहले, जो इफ़ के नीचे जो एल्स इफ होगा उसमें। अंडे भी नहीं मिलते, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, डबल रोटी, वो आ जाएगी जो आपका सेकंड एल्स इफ होगा उसमें। ठीक है, और फिर एल्स आ जाएगा। एल्स इफ जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, आप जितने चाहो लगा सकते हो। बस एक बात का हमने ख्याल रखना होता है कि इफ़ हमेशा सबसे ऊपर आएगा और एल्स सबसे नीचे आएगा। एल्स इफ जो है वो हमेशा सेंटर में होंगे।